हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी बच्चे, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जी वो पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, है ना, एंड इसके अलावा जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम जो बेसिकली बात करेंगे, तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी पढ़ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए मैंने 4 मेथड लिखे थे आपका। एक लिखा था इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, इनिशियल रेट मेथड। दूसरा जो हमने बोला था यहाँ पे वो था इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, और इसी को हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड। एक मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल मेथड, उसमें आपको ग्राफ देख के बताना होता है कि ये ग्राफ किस ऑर्डर का हो सकता है। तो मैंने आपको तीनों ऑर्डर के जो है ग्राफ पहले ही पढ़ा दिए थे काफी अच्छे से। फोर्थ मेथड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, जिसका नाम था आपका हाफ लाइफ मेथड। तो यहाँ पे भाई एक और मेथड होता है बेसिकली, जिसे ओस्टवाल्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स से उसको रिलेट किया जाता है, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे ज्यादा पढ़ाते नहीं है। तो इनिशियल रेट मेथड मैंने कल पढ़ा दिया था। इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ना है अभी हमें थोड़ा सा बस। ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी ग्राफ्स पढ़ा रखे हैं। हाफ लाइफ मेथड मैंने कल काफी अच्छे से पढ़ाया था, और आईआईटी जैम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करवाए थे। तो चलो पहले एक इनिशियल रेट जो मेथड है उसके एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और एक प्रीवियस ईयर इनिशियल रेट मेथड पे भी आया हुआ है आईआईटी जैम के अंदर, तो वो भी देखते हैं। तो चलिए, अच्छा भाई ये जरूर बता दूं कि ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 8 है। ठीक है, ये रहा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ही है। तो देखते हैं क्या कुछ डाटा दिया गया है इसमें और क्या आपसे पूछा गया है। देखो साफ साफ यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ये एक रिएक्शन है 2A+B। यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन, और यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, डी के फॉर्मेशन का रेट देखा, और डी के फॉर्मेशन का जो रेट होगा ना, वही रेट आपका किसका होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन का भी होगा। क्योंकि मैं यहां से लिख सकता हूं कि प्लस डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट, है ना। ये मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में ही समझा दिया था कि कैसे। जो बच्चे भी लाइव है वो कमेंट कर लें एक बार, ठीक है, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की इतनी है, बी की इतनी है, और ये रेट दे रखा है। ठीक है, ये रहा। तो अब यहां से देखिए कि आपको ये देखना है, अगर हम पहले की बात करें इसकी, यहां पे इससे दूसरे से तीसरे में जब आप जा रहे हो, तो आपकी ए की कंसंट्रेशन सेम रहती है, बट बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे। जब आपने ए की कंसंट्रेशन सेम, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो इसे जो लिखा हुआ ना आपका 7.2 इंटू में 10⁻⁻², अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 288 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं ना। सही बात है ना। या फिर आप इसे ऐसे कर लो, सॉरी, या फिर आप इसे ऐसे कर लो, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 288, ठीक है, एंड 10 से डिवाइड करने पे बनेगा ये 10⁻²। तो अब ये देखो, जब आपने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो इसका रेट कितने टाइम्स हो गया है, इसका रेट तो 7 था, 7 से कुछ बहुत ज्यादा ही हो गया ये, तो है ना, 7 से कुछ बहुत ज्यादा ही आपका ये हो गया है। या फिर आप है ना इसको भी ऐसे बना लो, अगर बनाना चाहें इसे 10⁻³ बनाया जा सकता है। चलो एक बार इसको देखते हैं, ठीक है ना, बाकी 10⁻³ बन जाएगा। एक मिनट, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इनका, देख लो भाई, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, ये थोड़ा सा आसान होगा देखना इसको। बी की कंसंट्रेशन सेम है, जब आपने ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया ना, तो रेट जो है आपका क्या, मैं इसे 0 पॉइंट है ना क्या लिखा, इसे 0.6 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, यस।
तो जब आपने यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया है ना, तो आपका जो रेट होगा ना वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। देखो रेट कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो यहां से क्या कंफर्म हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि 4 टाइम्स कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया तो रेट भी 4 टाइम्स हो गया। हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो रेट कितना हो गया जी, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सी और डी को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब कोई और ऐसा देख लो भाई जहां पे आपका एक ही कंसंट्रेशन सेम हो रही हो, तो यही बन रहा भाई यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन को सेम होने वाला, तो है ना, एक ही कंसंट्रेशन आपकी सेम है। इसको आपने जब 4 टाइम्स किया होगा बी की को, तो ये कितना हुआ है इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो इससे ये देखना था ना, हाँ ये हम मिस्टेक कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे ही देखो, जब आपने ये तो कॉमन हो गई, आप ऐसा जरूर देखिए जहां पे सेम हो, ये कॉमन होगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से की, इसको थोड़ा सा डिनोट कर सकते हैं हम, है ना, इसे शायद ऐसा करें तो ये 10 की पावर -2 नहीं बन जाएगा, हाँ ऐसे बनेगा, ये ऐसे करना था। तो ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। देखो जब आपने रेट को डबल किया, देखो यहां से ये जब आपने इसको रेट को डबल किया तो आप सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ बी को जब आपने डबल किया ए को सेम रखते हुए, तो इसका जो रेट है ना वो 4 टाइम्स हो गया। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब रेट डबल करने पे आप सॉरी कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर वो सेकंड ऑर्डर रहा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। तो ये एक जर्नल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। यस, ये जो क्वेश्चन है भाई आपका पूरा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, जैम 2014 में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले तो बोला राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड ERA। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिख के बताओ कि फर्स्ट का तो आंसर देखो बड़ा सिंपल है कि हम यहां से लिख सकते हैं आपका, है ना, यहां से हम क्या लिख सकते हैं आपका 1/2, ठीक है, माइनस dNO/dt माइनस dNO/dt किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस सॉरी ये भी माइनस आएगा, -1/2 dH2/dt, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा dN2/dt, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 dH2O को डिवाइड कर देंगे dt से। ये सारे आपस में इक्वल होंगे, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये तो कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात है नहीं, इसको तो ऑलरेडी हमने काफी अच्छे से कवर किया भी हुआ है। अब बात आती है जी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे आपसे बोला गया है गिवन इन द फॉलोइंग डाटा ऑफ द अबव रिएक्शन फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड H2 रेट कांस्टेंट ऑफ अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट। यूनिट भी बतानी यहां पे, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। देखो अगर मैं पहले की यहां पे बात करता हूं, NO की जो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है वो गिवन है आपका ये। जब आपकी ये सेम रखी आपने और इसको आपने कर दिया कितने टाइम्स किया भाई, इसको शायद आधा कर दिया, इसको आपने 1/2 किया, तो देखो क्या है कि ए की NO की कंसंट्रेशन आपने सेम रखी इनिशियल, एंड H2 की कंसंट्रेशन को जैसे ही आपने हाफ किया ना, तो आपका रेट भी हाफ हो गया, आपका रेट भी हाफ हो गया। तो इससे यह पता लगता है कि H2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है। क्यों, कंसंट्रेशन आधी की तो रेट भी आधा हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पे देखेंगे ये भी 0.1 है और ये भी 0.1 है, यानी कि H2 की कंसंट्रेशन सेम है। जब आपने इसको कितने टाइम्स किया है, इसको शायद आधा ही किया, हाँ, जब आपने एक NO की कंसंट्रेशन को हाफ किया तो रेट जो है ना आपका वो 4 टाइम्स हो गया। देखो समझना पड़ेगा यहां पे, रेट कितना हो गया आपका 1/4 हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया। कब, जब आपने कंसंट्रेशन को किया 2 की पावर ट्वाइस, हाफ किया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर -2 और यहां से लिख सकते हैं 2 की पावर -n, एंड n इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, n किसके इक्वल आ जाएगा, n तो 2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब NO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर रहा होगा वो आपका 2 रहा होगा, NO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर रहा होगा वो 2 रहा होगा। तो यही तो आपसे पूछा था कि यहाँ पे आपको इसका क्या बताना है ये, ठीक है। उसके बाद रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट जरूर निकालो। तो रेट कांस्टेंट तो यहां से पता लग गया कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या है,
है ना। तो यहां से देखो आपका जो रेट है, रेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे के इंटू में NO की कंसंट्रेशन, मैं ये वाली ले लेता हूँ, कोई भी ले लेना चाहिए आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिया हमने, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या, इसी की H2 वाली ली, ये रहा, एंड इसका रेट भी यही लेना पड़ेगा। तो क्या रेट कितना गिवन है यहाँ पे आपका 2.10 की पावर -6, यहां से k की वैल्यू आप निकाल लोगे ऑलरेडी, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आएगी उसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे, तो यूनिट आएगी आपका पर मोल का इनवर्स हो जाएगा, मोल -2 लीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे लीटर नहीं है, लीटर की जगह यहाँ पे डेसीमीटर यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेसीमीटर की 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आएगी जो आप एक्चुअल में निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, ठीक है। के की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो ये बड़ा एक इजी सा क्वेश्चन था, है ना। इनिशियल रेट मेथड आपका जो उसी का ये क्वेश्चन था, इनिशियल रेट मेथड का इजी सा क्वेश्चन था। मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक्स बता दी कि कैसे आपको ये करना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको देखेंगे एक मिनट। ये एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा ये कि आप ये बताइए, यहाँ पे 22 है जैम 2012 का, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या पढ़ाया था मैंने भाई, टी हाफ लाइफ मैंने क्या पढ़ाया था कि T1/2 जो होता है वो होता है आपका A0/2K के इक्वल, याद है ना आप सभी को। तो क्या वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से, नहीं। प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स ऑफ द दिस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो प्रोपोर्शनल होता है ना। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनको भी एक बार देखते हैं भाई। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जिसका स्लोप ये है, जिसका स्लोप ये गिवन है आपको। तो आपको बताना द टाइम रिक्वायर्ड, है ना, इन सेकंड फॉर 1 मोलर ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज टू दिस, इससे। तो पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तो यहां पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया वो किस किस के बीच का किया गया है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया गया किस किस का कि 1/A ये रहा जी आपका, एंड यहां पे टाइम, और इसका जो स्लोप दिखाया ना वो पॉजिटिव दिखाया है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव दिखाया है। तो ऐसा किसके लिए पॉसिबल होता है कि इसका स्लोप पॉजिटिव आ जाए। तो देखो मान लो कि यहां से कुछ ऐसा इसका ग्राफ आया होगा कि यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, और इसको भी हम 1/A की टर्म में ही लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया भी रहेगा, हो सकता है कि वो ज्यादा बढ़िया रहे यहाँ पे इस प्रकार से। और दूसरी बात ये देखो, अगर यहाँ पे AT इज इक्वल टू A0 - KT आता, ये किसके लिए फार्मूला निकाला था, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से 1/T और इसकी बात की जाए तो इसको आप देखो यहाँ से रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं एक बार, रेसिप्रोकल होके बात बनेगी यहाँ से या नहीं बनेगी। तो ये आपका ये आता -A0 इज इक्वल टू -KT। अगर दोनों को हम रेसिप्रोकल कर लें यहाँ पे कि इसकी डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड नहीं करेंगे इसको फिर, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए, इसका स्लोप है। ये स्लोप जो गिवन है ना आपका, ये बेसिकली के ही होता है यहाँ पे, स्लोप क्या होता है के। और इस के को देखने से ये पता लग गया कि लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड। या दूसरी बात आपको देखो, मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़ाया था कि AT इज इक्वल टू 1 - A0 इज इक्वल टू KT, ये वाला पढ़ाया था। इसका स्लोप भी पॉजिटिव था, ठीक है ना, इसका स्लोप। तो ये हो गया जी आपका y, ये हो गया जी आपका x, ये हो गया आपका m, एंड ये हो गया इंटरसेप्ट 1, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब यहां से, और वैसे ये देखो आप स्लोप का वैसे पता होना चाहिए, क्या मुझे पता था कि के होता है रेट कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट देख के मुझे ये पता लग गया कि लीटर पर मोल सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। अब आपसे बोला कि टाइम बता दो, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है वो इतने में रिड्यूस हो रही है। अब इसका कुछ बचता नहीं है, बस हमें पता लग गया सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तो फार्मूला लगाओ जी, आपका 1/1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे इनिशियल अच्छा ये इतनी तो हो गई है टाइम पे, तो ये हो गया 1/4, ठीक है, 1/4, एंड 1/1 इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको गिवन है 0.04 इनटू में टाइम हमें निकालना है। ये 4 ऊपर चला जाएगा 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 0.004 इनटू में टी।
तो टाइम जो आप निकालोगे यहां से आएगा वो 300 और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से 25, तो यहाँ पे 75 सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, 75 सेकंड। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? 75। इस प्रकार से आप यहां से देख सकते थे कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स थी, आसान सा क्वेश्चन था। एक और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है, जैम 2011 का है ये भी। तो ये जीरो ऑर्डर की या पता नहीं फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से रिलेटेड है, जहां से भी ये देखते हैं। भी आइए यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन है आर से पी, यहाँ पे प्लॉट किया गया है, आपका ग्राफ बनाया गया है किस किस के बीच का, एंटीलॉग आर यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, एंटीलॉग आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम्स, गिव स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। देखो क्या आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है और नेगेटिव स्लोप के साथ आ रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या बनता है? कुछ ऐसा ही तो बनता होगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, है ना। ये रहा। हाफ लाइफ फॉर दिस इज 3 मिनट, इसकी हाफ लाइफ 3 मिनट आपको गिवन है। ठीक है, आपको ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ, कैलकुलेट स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू आर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टास्क रहेगा कि हम इस चीज को देखें कि ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है ना। बेसिकली इसमें यूज तो वही है कि ग्राफ देके आपसे चीजें पूछी जा रही है। अगर ग्राफ देके आपको ऑर्डर का पता लग जाएगा फिर तो आप इजीली निकाल पाएंगे इस बात को, है ना। तो अब देखिए यहां से आपको क्या बताना है कि स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अगर हम बात करें आपका कि आपका ये ए नोट इज इक्वल टू ए टी किसके इक्वल आ गया था? ये आपका के टी के इक्वल आया था। यहां से इसको हम एन टी लॉग ए नोट माइनस में एन ए टी भी लिख सकते हैं और ये आपका के टी हो गया था। अगर इसी को देखें तो ये आपका ए टी हो गया था एंड ये किसके इक्वल आ गया था? आपका दिस। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ सही तो है, ये सही तो है। तो ये एंटी लॉग ए नोट माइनस के टी। तो यहां से देखो ये हो गया जी आपका y, ये हो गया जी आपका x, ये हो गया m। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है ना यहाँ पे वो माइनस के है। स्लोप क्या है? वो माइनस के है। सारी बातें गिवन है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ लाइफ। तो टी हाफ लाइफ क्या आ जाएगी? इससे पता लग गया कि ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, 0.693 और इसको डिवाइड कर देंगे के से। अब इसका के बोला है क्या आपको? यहाँ पे के तो नहीं बोला, लेकिन हाफ लाइफ बोला यहाँ पे कि 3 है हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ निकाल लो तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 को डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? तो स्लोप मैंने बता दिया कि माइनस के होगा इसका स्लोप। उसके बाद कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीजेस टू 10% ऑफ द इनिशियल। तो परसेंटेज वाला मेथड लगा लेंगे यहाँ पे। तो वो कैसे लगेगा जी? टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 1/k, के ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंटी लॉग, यहाँ पे लोगे 100, तो डिक्रीज टू 10%, है ना। 10% तो 90 बची हुई होगी, इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे रिलेटेड पूछे गए थे। यस, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 आपको प्रैक्टिस जरूर करवा दी है पहले। अब हम बात करेंगे जी हमारा जो फोर्थ मेथड बचा हुआ था, है ना, वो क्या है जी? वो क्या कहता है? बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, है ना। तो वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। यहां पे क्या होती है ना, आपको एक अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन गिवन होती है। टाइम पे एक टाइम, फिर उसकी कंसंट्रेशन, टाइम फिर उसकी कंसंट्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, and in this method concentration of reactant at different time interval is given in the tabular form from which we determined order। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे टेबल बना के देगा आपको एग्जामिनर। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में ही डाटा गिवन रहता है। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन होगी? डिफरेंट टाइम्स पे यहाँ पे मान लो आपका टाइम होगा, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको गिवन रहती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देगा कि जब टाइम जरूर था तो कंसंट्रेशन सी नोट थी,
टाइम जब आपने T1 कर दिया तो कंसंट्रेशन C1 होगी, टाइम T2 कर दिया तो कंसंट्रेशन C2 होगी, है ना, ऐसे बहुत सारी। तो उसको देख के आपको बताना होगा कि क्या है। इसको है ना हिट एंड ट्रायल मेथड ही बोलते हैं। देखो क्या है, अब मान लो कि आपके पास एक कंसंट्रेशन गिवन होगी और एक टाइम गिवन होगा, उसके हिसाब से मान लो आपके पास दो डाटा गिवन है। एक मान लो कि कोई क्वेश्चन ही आपको गिवन होता फॉर एग्जांपल, है ना, ये मैं वैसे बना रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे टाइम भाई इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, जब आपका टाइम हो गया 10 सेकंड, है ना, सेकंड में गिवन है, तो कंसंट्रेशन आपकी हो गई जी आपका 1.5, एंड जब आपका हो गया टाइम हो गया जब 15 सेकंड, तो कंसंट्रेशन हो गई 1, है ना, ये दे दिया। तो इसको आपको है ना हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए बोलते हैं कि आप पुट कर करके देखोगे। जैसे आपने सोचा कि जीरो ऑर्डर में पुट करके देखते हैं, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आपने सोचा कि जीरो ऑर्डर हो सकता है यहाँ से, तो आपने देखा कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि फाइनल, अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आप ये ले लो यहाँ पे, है ना, तो और फाइनल कंसंट्रेशन ये ले लो यहाँ से, तो हो गया 1.5, है ना, यहाँ पे आपने लिया 2, यहाँ पे K इंटू में कितना टाइम, 10, तो यहाँ से आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली फॉर एग्जांपल, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, K मान लो आ गया, मान लो मैं मान लेता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट भी आ जाएगा आपके पास। देखो ये यहाँ पे जाएगा -0.5 कैंसल आउट हो जाएगा उससे, तो ये शायद 1/20 आए K, यहाँ से जो भी आएगा मतलब आ गया कुछ K। उसके बाद फिर आपने दूसरा करके देखा इसको, इसी फॉर्मूले में दूसरे अप्लाई डाटा करके देखा, तो आपने देखा कि यहाँ पे कि अब इनिशियल आपने मान ली यहाँ पे कि इनिशियल 1.5 है इस बार, ठीक है। इनिशियल आपके लिए कितनी है, यहाँ पे इनिशियल कितनी 1.5 है, तो 1 हो गई फाइनल, इनिशियल 1.5 थी इनटू में K, और कितने टाइम में हो गई, 5 सेकंड में, कितने में हो गई, 5 सेकंड में। तो आपने यहां से भी K की वैल्यू निकाली। अगर ये दोनों K की वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तो भाई फिर आपका जीरो ऑर्डर की है। आपको लगा कि जीरो ऑर्डर से सेम नहीं आ रहा, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे। तो ऐसे आपको पुट कर करके देखने होते हैं। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये, बाकी मैंने तो इसके लिए भी एक तरीका बताया हुआ आपको। देखो इस मेथड की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, देखो ज्यादातर जो गिवन मिलेगा आपको या जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, इसमें तो मैंने बताया था अगर आपका जो है जो सक्सेसिव आपका रेट आ रहा होगा या जो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, अगर उनका जो डिफरेंस है वो अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। बताया था ना मैंने एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उनका रेशो सेम आ रहा हो, है ना, उन दो का रेशो सेम आ रहा हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स। ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, तो इस ट्रिक से भी आपका काम बन जाएगा, इस ट्रिक से भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन सारे मेथड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो या तो ग्राफिकल मेथड से, देखो ये क्वेश्चन मैं ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि यहां पे आपको ग्राफ से आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है, उसी के बाद आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन था, ये भी आपका ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन था, है ना। इनिशियल रेट मेथड का भी क्वेश्चन पूछा और हाफ लाइफ का भी क्वेश्चन पूछा है। यानी कि मेथड से क्वेश्चन आते हैं, है ना, यानी कि मेथड से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कौन सा किस मेथड से आपका होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। अब के बाद जो केमिकल काइनेटिक्स वो थोड़ी सी अलग टाइप की देखने को मिलेगी। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर की बात की है, सॉरी ये हमने अभी तक जो बात कर ली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना, उनके मेथड, वो सब हमने किया। अब इस चैप्टर में हम ज्यादा जो डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का ही करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक का नाम देते हैं जी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके ऊपर भी IIT एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हालांकि मैं आपको 5 या 6 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, है ना। इसी को आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, तो मैं लिख देता हूं भाई इसका क्या क्या नाम है, ये टॉपिक। इसको बिल्कुल आप हाईलाइट इंपॉर्टेंट करके लिखें कि अगर कोई बढ़िया अच्छा क्वेश्चन पूछना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना है, तो यहां से पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, है ना। तो यहां से देखते हैं भाई, टॉपिक का नाम है मॉनिटरिंग, ठीक है। टॉपिक का नाम है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आपका एप्लीकेशन। और ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाती है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कि जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है उसी की एप्लीकेशन यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो फार्मूला क्या पढ़ा था, तो फार्मूला तो, एक मिनट भाई मैं पानी भी लेता हूं उसके बाद बात करते हैं। तो फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था कि जो K होता है आपका वो होता है 1/T एंटीलॉग, यहां पे हम लिख देते इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पे लिख देते फाइनल कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है। अब यहां पे जो आपने AT और ये जो आपने A0 और AT लिया है ना अपना, ये जो ये है, अब ये अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो। ये आप वेट की टर्म में भी ले सकते हो, वेट हो यहां पे, है ना, यहां पे आप ये मोल्स की टर्म में भी ले सकते हो, मोल्स की टर्म में, इसको आप मोलैरिटी की टर्म में भी ले सकते हो, यानी कि कंसंट्रेशन जो हम लेते आ रहे हैं अभी तक मोलैरिटी की टर्म में। इसको आप नॉर्मेलिटी की टर्म में भी ले सकते हो, नॉर्मेलिटी की टर्म में, है ना। लेकिन ये तो कॉमन है जी, ये तो कॉमन है, इनसे ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं। अब नेक्स्ट वाले जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपका, तो इसी को हम किसके टर्म में ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे, प्रेशर, इसी को नॉर्मेलिटी के अलावा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की टर्म में भी ले सकते हो। इसी को आप जो ले सकते हो प्रेशर, यस प्रेशर वाला ही केस हमने पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIT जैम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी का है, इसी का केस है, ये जैम 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मानता हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और आएगा कभी न कभी दोबारा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के भी 3-4 केस पढ़ेंगे, वॉल्यूम के भी 3-4 केस पढ़ने वॉल्यूम। यहीं पे आप ले सकते हैं आपका एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, तो ये जो 3 केस हैं इनके यहां पे, और इसी की एप्लीकेशन में बैक्टीरिया की टर्म में भी बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया IIT एग्जाम के अंदर। तो देखो प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रोटेशन, और साथ में बैक्टीरियल की भी यहीं पे बात करेंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली प्रेशर से शुरुआत करते हैं भाई, प्रेशर से शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको। ठीक है, तो चलिए प्रेशर से शुरुआत करते हैं पहले। तो फर्स्ट हम यहां पे बात करेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, कि प्रेशर रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को मिलती है। प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, देखिए अब आपको होना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से गिवन हो आप उसको इसी तरीके से देखो। पहली बात, अगर वो प्रेशर के टर्म में बात करा तो यहाँ पे ए गैस रिएक्टेंट होगा, कोई गैस की टर्म जरूर मिलेगी, प्रेशर है तो, है ना। उसके बाद 2B गैस एंड प्लस में मान लो कि यहाँ पे C गैस है। अब ये तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि हमारा T इज इक्वल टू 0 पे इसका जो प्रेशर रहा होगा उसे P0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा 0, ये कितना रहा होगा 0। अगर हम बात करें कि T इज इक्वल टू T पे, किसी टाइम T पे इसका प्रेशर कितना रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि P0 माइनस P1 लिख लेते हैं इसको, P0 माइनस P1, यानी कि जो इनिशियल था उसमें से P1 निकल गया। अगर यहां से P1 निकला होगा तो यहाँ पे 2P1 बन गया होगा और यहाँ पे आपका P1 बन गया होगा, है ना, ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि T इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीटली होने को ही है, ऐसा टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट होने को हो, तो ये हो जाएगा जी 0। यहां पे अब आपका पूरा का पूरा ये 2P0 बन जाएगा एंड ये आपका P0 बन जाएगा। तो यहां पे आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर मैं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर से इसका फार्मूला लिखूं रेट कांस्टेंट का K का, तो वो क्या लिखेंगे आपका K इज इक्वल टू 1/T, है ना, एंटीलॉग। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर कितना है P0, ये रहा भाई इनिशियल प्रेशर P0, एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T, किसी टाइम T पे कितना है, तो वो आप लिखोगे P0 माइनस P1। ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना होता है, ये जो P1 है ना ये नहीं आना चाहिए इसमें, जो P1 है ना ये आना नहीं चाहिए इसमें। कैसे क्या होता है, अब देखो, अब अलग अलग क्वेश्चन है, ये बेसिक है,
ये तो बेसिक है, इसमें तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं अभी। अब क्वेश्चन बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन क्वेश्चंस को समझना है कि कैसे आते हैं। लो जी, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2, देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी बोले वो मानना, एक बार सुनना उसकी क्या कह रहा है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ, है ना, इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2, ये बात बता दी कि इनिशियल प्रेशर P2 है अब आपका, ठीक है, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T इज P3 एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T इज आफ्टर टाइम T इज कितना है, P3। अब आपसे ये बोला है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर K, राइट एन एक्सप्रेशन लिखिए, किसके लिए, फॉर K के लिए, है ना, K के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। देखो जी, अब कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहां से देखना पड़ेगा हमें कि यहां पे अब P नोट की जगह क्या हो गया, जो भी होना, पहले कभी भी क्वेश्चन है इस वे में लिख लेना अपना। अब यहां से आप देखो कि क्या आपका P नोट की जगह इन्होंने बोला है P2 रख दो, यही बात तो बोली है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि जो P नोट माइनस P1 था उसकी जगह P3 रख दो, है ना, यही तो बोला यहां पे। तो अब डायरेक्ट अपना जो फॉर्मूला था वहां पे K किसके को लिखोगे, 1/T एंड T लोग ऊपर क्या लिख दो, P2 लिख दो, और नीचे क्या लिख दो, P3 लिख दो, है ना। अरे यही तो करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अब समझ में आई बात। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपलेस्ट टाइप का था, चलो चल जाएगा यहां तक काम। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है आपका। इन्होंने कहा इनिशियल प्रेशर ऑफ P2, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2। उन्होंने कहा कि आपका सेकंड क्वेश्चन में कि इनिशियल प्रेशर कितना है आपका, P2 है, एंड टोटल प्रेशर एट अ टाइम T इज P3। क्या बोला है, एंड टोटल प्रेशर एट अ टाइम T इज P3, कितना है वो आपका, P3 है। अब आपको बताना है K का एक्सप्रेशन बताना है। अब आपको यहां पे K का एक्सप्रेशन बताना है कि क्या होगा। देखिए भाई स्टूडेंट्स ध्यान से, अब यहां पे ये है कि P नोट इज इक्वल टू P2 एंड अब टोटल प्रेशर एट टाइम T इज इक्वल टू P3। तो टोटल प्रेशर है कितना, T टाइम पे, ये है जो टोटल प्रेशर। तो ऐड करो आप, देखो इस P1 से ये P1 कैंसिल हो जाएगा। क्या टोटल प्रेशर P नोट माइनस 2 P1 है, अरे यही तो है टोटल प्रेशर, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा, ये प्लस का। तो जो टोटल प्रेशर है आपका T टाइम पे वो P नोट माइनस 2 P1 है। तो देखो यहां से क्या मैं यहां से ये लिख दूं कि मेरा जो P3 होगा वो किसके इक्वल है, P नोट प्लस में 2 P1 के इक्वल है। आप कहोगे सर ये P1 क्या बला है, यहाँ पे P1 क्या है, बेसिकली P1 को तो हम नहीं जानते, है ना, P1 को तो नहीं जानते। आप कहोगे सर ये P नोट क्या है, तो यहां पे आप P नोट की जगह क्या रखो, P2 रखो। तो देखो यहां से आपके पास क्या है कि आप P1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ना, हमारा जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, एक तो P नोट आ रहा है और एक आ रहा है P नोट माइनस P1। अब आपको P1 की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगी, P3 माइनस में P नोट और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। अब आपको K का एक्सप्रेशन निकालना है, तो K का एक्सप्रेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/T, यहां पे ये एंटी लोग ऊपर क्या लिखोगे, इसकी जगह लिख दोगे P2, है ना, इसकी जगह लिख दोगे P2 एंड नीचे क्या था, P2 माइनस P1। देखो यहां से देखो, इससे रिलेट करो, नीचे क्या था, P नोट माइनस P1, क्या था, P नोट माइनस P1। P नोट की जगह तो P2 लिख दो और P1 की जगह ये लिखो, P1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, P3 माइनस P नोट बाई में 2 और इसका कर दो पूरे का ये, ठीक है। अगर इसको देखें यहां से तो क्या आएगा, 1/T ये
सोल्व करके देखो इसको, ऊपर तो P2 है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2, एक मिनट ठीक तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे? हाँ सही तो लग रहा है भाई, सही है। ठीक है। इसको जब आप देखोगे यहां से क्या आएगा आपके पास, तो 2P0 2P2, इस P0 की जगह भी आप क्या लिख दो, यहाँ पे P2 ही लिख दो। देखो यहाँ पे इस P0 की जगह भी आप P2 ही लिख दो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे, है ना, हमें पता है, इसलिए आप इसको भी P2 ही लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप P2 लिखोगे, माइनस में P3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस P2, और ये 2 नीचे था, ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब हम देखेंगे इसको तो ये आ गया आपका 1/t, यहाँ पे एंटीलॉग एंड, है ना, तो ऊपर हो गया 2P2, यहाँ पे हो गया नीचे 3P2, और माइनस हो गया P3, माइनस हो गया P3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। आपको समझ में आया या नहीं मुझे बताएं। देखो सेम क्वेश्चन ये आपका जैम में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैम में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आईआईटी जैम के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन था ये। दोबारा से देखो क्या है, पूरा देखना पड़ेगा भाई ध्यान से। इन्होंने कहा है कि आपको बोला है अगर इसका इनिशियल प्रेशर P2 है एंड टोटल प्रेशर P3 के इक्वल है, तो आप बताओ K का एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ दिस। मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज भी बता दूंगा। तो हमें यह पता लग गया हमारे उस लिखने से कि P0 किसके इक्वल आ गया, P2 के इक्वल, एंड P3 किसके इक्वल आ गया, P0 प्लस 2P1 के इक्वल। P1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे P3 माइनस P0/2 आया, P0 की जगह P2 पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो फाइनल हमारे पास ये आ गया। पूरा एक्सप्रेशन आपको किसमें चाहिए, जिसमें पूछा हो उसे में एक्सप्रेशन आना चाहिए। यहाँ पे इसने P2 और P3 के टर्म में पूछा था, तो हमने देखो एक्सप्रेशन जो निकाला है ना आपका रेट कांस्टेंट का, वो P2 और P3 के टर्म में ही निकाला है। जो एक्सप्रेशन हमने निकाला वो P2 एंड P3 के टर्म में ही निकाला है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई। जैम 2017 का सेम क्वेश्चन था। देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो मैं बहुत पहले से करवाता आ रहा हूं भाई क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये है आपका, सेम रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने बोला कि रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर P0 एंड प्रेशर एट टाइम t। देखो भाई यहाँ पे प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू PT इज गिवन। हालांकि यहाँ पे इसको टोटल प्रेशर वर्ड यूज करना था, यहाँ पे इसको टोटल प्रेशर वर्ड यूज करना चाहिए था, हालांकि टोटल प्रेशर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। प्रेशर एट टाइम T जो है वो PT यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको टोटल प्रेशर मान के करना है, ठीक है ना। तो अब क्या, अब बताओ भाई कैसे करोगे इसको। तो हम पहले एक इक्वेशन लिखते हैं हमारे वाले मेथड से। देखो तो यही है कि आपका ये 2B गैस हो गया, 2B गैस प्लस में 3 गैस हो गया। तो इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे आप क्या लिखोगे, ये P0 है, ये 0 है, ये 0 है। T इज इक्वल टू T पे क्या लिखोगे, P0 माइनस P1 है, यहाँ पे आप लिखोगे 2P1 है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे P1 है। अब ये जो बोला है ना इसने कि प्रेशर एट ए टाइम T, ये टोटल प्रेशर की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे इसने कहा ना जो PT है टोटल प्रेशर, वो किसके इक्वल है, यहाँ से सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा PT इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका P0 प्लस में 2P1। यहाँ से P1 की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपका PT माइनस में P0/2। इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे हमारे फार्मूला में। तो फॉर्मूला में पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा K इज इक्वल टू 1/T। एंटी लॉग वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2P0, यहाँ पे जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे भी आएगा आपका 3P0, एंड माइनस में आ जाएगा आपका PT। ये इस क्वेश्चन का माइनस में शायद 2PT जो भी है लास्ट में निकाला था, यस P3, ये तो P3 है ना। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या आपको, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है। देखो पहले वाला आपका करेक्ट नहीं होगा, दूसरे वाला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, दूसरे वाला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, और यही आंसर दिया भी गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो B ही दिया गया था भाई। बोलो समझ में आया क्या, कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं आया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। चलो इससे मैं और भी आपको प्रॉब्लम करवाता हूं, है ना। ये तो चलो आप कहोगे सर 2 ही प्रॉब्लम हुई, और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये काफी बढ़िया एडवांस में आते हैं भाई। वैसे
ऐसे क्वेश्चन आपका जे एडवांस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। इन्होंने कहा सेम वही चल रहा है क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न चल रहा है, और ना भी हो तो हमें इसी पैटर्न में चलना है, हमें ये तो लिखना ही लिखना है, इसके बाद जो भी होगा उसको हम उसकी टर्म में लिख देंगे। अभी मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगा आपको नेक्स्ट। अभी देखो इसमें अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इफ इनिशियल प्रेशर, तीसरा क्वेश्चन है, ये तो बीच में एक आ गया था, ठीक है, ये तो बीच में आ गया था, ये एक अलग है, लेकिन उसी का तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इफ इनिशियल प्रेशर, इफ इनिशियल प्रेशर इज P2, अगर आपका इनिशियल प्रेशर P2 है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम T, देखो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम T इज P3, कि वो P3 है। अब बताओ राइट द एक्सप्रेशन फॉर K इन द टर्म ऑफ, जिसके में भी पूछा वही, किस किस का, P2 एंड P3। अब देखो हमें ये पता लग गया, हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो P0 है वो P2 के इक्वल है। दूसरी बात ये देखो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम T कितना है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम T, यानी कि 2P1 किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे जो 2P1 है वो किसके इक्वल गिवन है, वो P3 के इक्वल गिवन है। तो क्या मैं यहाँ से, तो क्या P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, P3/2 के इक्वल आ जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, K इज इक्वल टू 1/T, एंड T लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, P0 है ना, P0 माइनस P1। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दो बस, तो 1/T एंड T लोग ही हो गया। P0 की जगह पुट कर दो P2 है ना, P0 की जगह पुट कर दो P2, P1 की जगह पुट कर दो P3 माइनस दिस। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो यहां से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/T। तो देखो 2 चला जाएगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद, 2P2, यहाँ पे भी आएगा 2P2 एंड माइनस में आएगा P3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था। दूसरा इसे और टर्म्स में भी लिखे तो जैसे भी लिखे लिख सकता है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भाई। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन करके दे सकता है। एक और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फोर्थ एग्जांपल की। तो वो क्या कहता है, इन्होंने कहा टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P2। अब यहां पे बोला इफ टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P2, कितना है, P2 है, एंड आफ्टर सफिशिएंट टाइम इज P3, एंड आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम, एक सफिशिएंट टाइम के बाद वो है आपका P3। अब बताओ भाई एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखो टोटल प्रेशर P2 होने का मतलब समझते हो कि क्या निकाला था मैंने टोटल प्रेशर, यहां से देखो टोटल प्रेशर P0 प्लस 2P1, तो P0 प्लस 2P1 की वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपको P2 दी है इन्होंने, ठीक है क्वेश्चन में। और दूसरी बात जो बोला कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम, देखो टोटल प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब है इनफाइनाइट की टाइम की बात चल रही है, यानी कि ये तो 3P0 की, ये जो 3P0 है ना, ये है आपका टोटल प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम है, तो ये 3P0 है। तो 3P0 की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, P3 के इक्वल। तो देखो क्या आपको जो आंसर चाहिए वो P2 एंड P3 की टर्म में चाहिए। पहली बात तो ये नोट कर लेना, जिसमें भी पूछे उसी में निकालना है। तो यहां से अगर मैं निकालना, पहले तो मुझे निकालनी पड़ेगी P1 की, तो P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2 माइनस में है ना P0/2। यहां से मैं निकालूंगा P0, किसके इक्वल आ जाएगा, P3/P2, ठीक है। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, एंड यहाँ पे P1 को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो, P2 एंड यहाँ पे लिख लो P3/2 एंड इसका 2। इसको जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2P2 माइनस P3 एंड ये हो जाएगा जी आपका 4। तो ये आपका आ गया P1 की वैल्यू, ये आपके पास आ गई P0 की वैल्यू, पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं।
तो k किसके इक्वल हो जाएगा 1/t, एन टी लोग ऊपर लिख दोगे p3/2, p3/2 लिखोगे ऊपर, सॉरी भाई p3 आना था, ये यहाँ पे देखो p3 आना था, ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी 3 आएगा, अगर यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3p2 माइनस p3 हो जाएगा, एंड नीचे अगर 3 आएगा तो ये आपका 6 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p3 को डिवाइड कर देंगे p से, सॉरी p नोट की जगह ये लिखा, उसके बाद हम क्या लिखते थे, p नोट की जगह तो ये लिखो माइनस p1 लिखते थे, अब p1 की जगह क्या लिखोगे 3p2 माइनस में p3, एंड ये आ गया आपका 6। तो इसको सोल्व करो एग्जैक्ट, बिल्कुल डाटा वाटा लेके पूरा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये p3 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका आपने एलसीएम लिया होगा 6, वो 6 ऊपर चला गया होगा, है ना, इनका जब आपने एलसीएम लिया होगा 6 वो ऊपर चला गया होगा, तो वो आएगा देखो यहाँ से, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 2p3 हो जाएगा, माइनस है ये, इसको 2 से करोगे तो ये आएगा माइनस, इसके जाएगा 2 से 6 ही आएगा, है ना। देखो इसका एलसीएम लोगे 2 6 माइनस 6p2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2p3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2p3, इससे ये 2 पे जाएगा, है ना, इससे ये 2 पे जाएगा, पूरी कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी 1/t यहाँ पे। तो ऊपर बच गया जी आपका, ऊपर नीचे से भी 2 कॉमन ले सकते हो आप, है ना। ऊपर बचा, वैसे अभी तक क्या बचा है, ऊपर बचा है आपका 2p3, एंड यहाँ पे आपका क्या 4 बनेगा, ये 4, ठीक है। तो 4p3 माइनस में 6p2, यहां से भी आप 2 क्या ले सकते हो, कॉमन लेके ऊपर से डिवाइड कर सकते हो, तो जो फाइनल आ जाएगा ना आपका वो आएगा 1/t, एन टी लोग तो वो तो चलेगा ही, जो भी चल रहा है भाई यहाँ पे, तो ऊपर आएगा p3, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया होगा इससे, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है या नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रेशर वाली, क्योंकि जैम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, जैम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया, हाँ बैक्टीरियल से भी पूछा है लेकिन इससे भी पूछा गया भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं और उसको भी समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक, अब देखो ना, ऐसा नहीं कि ये ही इसी पैटर्न पर होगा, किसी रिएक्शन गिवन हो गया आपको, 2A गैस आपका कन्वर्ट हो रहा है 3B गैस के अंदर, प्लस में आपका 4C गैस के अंदर, प्लस में आपका D सॉलिड के अंदर, है ना, प्लस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका D सॉलिड के अंदर, एंड प्लस में E लिक्विड के अंदर, ये रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। इन्होंने बोला इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर इज P नोट, तो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है लैंग्वेज, इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर इज, क्या है वो आपका P नोट है, ये बात बता दी है, ठीक है। एंड टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P1, एंड टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P1, ये बात भी आपसे बोली है, ठीक है। उसके बाद इफ वेपर प्रेशर ऑफ E इज P2, है ना, इफ वेपर pressure of E is P2, then derive an expression for K. Assuming first order kinetics, अज्यूम कर लेना कि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, ये जरूर बताएगा आपको, ठीक है। तो लो जी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने तरीके से लिखते हैं भाई हमारा, हालांकि यहाँ पे वो ऑप्शन जरूर देगा भाई, आपको ऑप्शन दिए रहने बड़े जरूरी है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसकी टर्म में आंसर निकाले। डी सॉलिड है, अब देखो डी सॉलिड है ना, तो उसके प्रेशर का तो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि ये पी नोट है ना, ये क्या है आपका इनिशियल प्रेशर कितना है इसका, पी नोट है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, टी इज इक्वल टू टी पे क्या होगा, तो पी नोट माइनस 2p। अब कहोगे सर ये पी तो कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे, अरे पी मुझे पता है ना, पी नोट माइनस 2p होता है, ये तो मुझे पता है, हाँ होगा यहाँ पे कुछ न कुछ इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p, यहाँ पे लिखेंगे 4p,
यहाँ पे लिखेंगे 0 क्योंकि सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, एंड यहाँ पे लिखेंगे P। यहाँ पे क्या लिखेंगे? P। और उस P की जगह आप इसी को, इस P की जगह आप P2 लिखो, क्योंकि ये बात बोली गई है कि P2 है। बोला गया कि क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ A इज P2। और अब आपसे क्या बोला गया कि देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर P1 है। टोटल प्रेशर कितना है? P1। यानी कि अगर मैं P1 की बात करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इन सभी का सम किसके इक्वल? P0 माइनस 2P प्लस 3P प्लस 4P एंड प्लस P2, है ना, इन सभी का इक्वल। तो इसको जब सोल्व करते तो यहां से पता लगता है कि ये आ जाता है आपका P0 प्लस 5P एंड प्लस P2। ठीक है, P1। तो यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं, क्योंकि P अननोन है हमारे लिए, तो वो किसके इक्वल आएगा? तो वो आएगा P1 माइनस P0, P1 माइनस P0 माइनस P2, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, ये रहा। अब हमें निकालना क्या था? K का एक्सप्रेशन निकालना था। इसके लिए आप K क्या लिखोगे पहले तो मुझे ये बताओ। तो इसके लिए K लिखेंगे, ये यहाँ पे एंटीलॉग ऊपर करेंगे, P0 है तो P0 करेंगे, और नीचे करेंगे P0 माइनस 2P। अब देखो P0 को तो P0 ही बोला एग्जामिनर ने भी, P0 को तो P0 ही बोला कि इनिशियल प्रेशर यही है। तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये माइनस 2 करेंगे, इनटू में यहाँ पे क्या करेंगे P1 माइनस में ये एंड ये, और ये हो जाएगा 5। इसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो होती है वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वॉल्यूम रिलेटेड। अब हमें ये पता है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको भी कि कैसे कैसे होते हैं। तो ये प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम वाले मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या कहानी होती है। ठीक है, अब है वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। अब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो फर्स्ट ऑर्डर की तीनों चारों है, एंगल ऑफ रोटेशन, प्रेशर हो गया, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी 2-3 केस पढ़ेंगे, वॉल्यूम में भी 2-3 केस पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए पढ़ना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, है ना, एक एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए भी पढ़ना है यहाँ पे, एंड एक ऑप्टिकल रोटेशन पढ़नी है यहाँ पे, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, वो भी पढ़ना है, एंड बैक्टीरियल। तो वो सब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ी सी देर के बाद ही मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में और हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर की जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड, उसके लिए तो अलग से कोलिजन थ्योरी वगैरह भी पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन वो है। तो एक बार इस पोर्शन को आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस में देखेंगे। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही।